अब हम सीखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, बहुत काम की चीज है। इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो सक्रियता श्रेणी। इसे आप सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हो। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ध्यान से समझना। देखो, हमें एक बात का पता चल गया कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या फिर ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक वोल्टेज, एक विभव डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और यदि तीन शर्तों को फॉलो किया जाए तो उस वोल्टेज को या उस विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या करा, बहुत सारे इलेक्ट्रोड तैयार कर दिए, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रोड तैयार करे तो फिर उनका इलेक्ट्रोड विभव भी निकालना था, और उनका इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए उन्होंने एक उपकरण तैयार कर दिया जिसे उन्होंने कहा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उन्होंने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जितने भी इलेक्ट्रोड वैज्ञानिकों ने बनाए थे उन सबके इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिए। सभी इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए। किसकी सहायता से ज्ञात किए गए? SHE की सहायता से। और उन्हें इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया। जितने भी इलेक्ट्रोड थे उससे एक श्रेणी मिली और उस श्रेणी को कहा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी है कि जो विभिन्न इलेक्ट्रोड हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो E0 का मतलब क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी, इसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें पूरी सीरीज को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें ध्यान रखना कि सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव K का है, उसके बाद Na का है, उसके बाद Ca का है, फिर Mg का है, और Mg के बाद आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का, फिर ध्यान रखना है जिंक का, जिंक के बाद Fe का, फिर Pb का, और Pb के बाद हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन को ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही इलेक्ट्रोड विभव है। ध्यान रखना, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसका खुद का इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। इस वाक्य को ध्यान से समझो बिल्कुल। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है? 0 वोल्ट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ स्टार का निशान लगाया। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है 0। इससे ऊपर वाले सारे माइनस के होंगे, नीचे वाले होंगे प्लस में। उसके बाद आता है कॉपर, और कॉपर के बाद आता है Hg के बाद आता है Ag के बाद आता है Au। बस इतनों को आप याद रखना चाहो तो रख लो, वैसे तो इतनों की भी आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चन समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, यदि ऊपर से नीचे आते हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम, ऊपर से नीचे आओगे तो E0 का मान बढ़ेगा। इसका E0 सबसे कम है, नीचे की तरफ जाओगे E0 बढ़ता 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 यहाँ 0 हो जाएगा, और नीचे जो है और प्लस में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया था धातुओं के गुण में कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है, विस्थापित कर देती है। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है? तो हमें पता चलता है इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर। इसमें जो धातु ऊपर है, जितनी ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड विभव कम है। नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, यानी धातु की क्रियाशीलता घटती है। तो यदि मेरे से कोई पूछता है कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है या लोहा, तो मैं कहूंगा जिंक ज्यादा क्रियाशील है लोहे से। जिंक लोहे को हटा सकता है पर लोहा जिंक को नहीं हटा सकता उसकी जगह से। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं इसके बारे में। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम सीखते हैं विद्युत
रासायनिक श्रेणी के उपयोग कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी को सीखने से हमें क्या क्या फायदा है, कहां कहां हमें हेल्प करती है। ये देखो, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी को थोड़ा सा बढ़ाकर मैंने यहां लिख दिया है। यहां से लेके यहां तक एक तो आप हाइड्रोजन के ऊपर स्टार का निशान लगा लेना, 0 है, नीचे माइनस के हैं। यहां तक मैंने ली है सारी धातु, देखो यहां तक ली है सारी धातु, इससे ऊपर सारी धातु हैं और नीचे अधातु हैं, इनकी भी जरूरत पड़ती है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन FClBrI, ठीक है। अब ये जो सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसकी हेल्प से हम सीखेंगे कि क्या क्या फायदा हमें होता है, ठीक है। उपयोग में सबसे पहले हमें सीखना है धातुओं की क्रियाशीलता। नंबर 1, धातुओं की क्रियाशीलता। अब देखो, धातुओं की क्रियाशीलता में आपको क्या समझना है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है और बहुत मजेदार है। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु यहां से यहां तक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती है ना, ऊपर वाली धातु जैसे पोटेशियम और सोडियम में ऊपर कौन है, पोटेशियम। जैसे मैग्नीशियम और जिंक में ऊपर कौन है, मैग्नीशियम है। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर में ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम और कॉपर की तुलना करोगे तो ऊपर एल्यूमिनियम है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है, ध्यान रखना। मतलब कहने की बात यह है कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से क्या होती है, अधिक क्रियाशील। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो धातु ऊपर रखी हुई उस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव कम है। इलेक्ट्रॉन विभव कम होने का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। भाई, धातु की क्रियाशीलता का कैसे पता चलेगा? मान लो आपके पास 2 धातु हैं, जैसे मैं कहूं कि एक धातु तो कैल्शियम है, एक धातु एल्यूमिनियम है। इन धातुओं की दोनों की क्रियाशीलता देखनी है, इनमें कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो मैं बताता हूं, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से छोड़ देती है और एल्यूमिनियम उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ती। तो धातु की क्रियाशीलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी धातु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है। क्योंकि उसे धातु तो इसलिए कहा क्योंकि वो उसकी आदत इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है, जब तो उसे धातु कहा आपने। तो यदि मैं इसकी और इसकी तुलना करूं ना, तो कैल्शियम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने की ज्यादा है और इसकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने की। तो दोनों के कंपैरिजन में कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील होगी, एल्यूमिनियम कम क्रियाशील होगी। तो जो आप किन्हीं भी 2 धातुओं की, धातु यहां तक है, देखो यहां से लेके यहां तक धातु है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन तो अधातु होता है। तो यदि आप यहां से यहां तक किन्हीं भी 2 धातुओं की तुलना करोगे तो उन दोनों धातुओं में जो धातु ऊपर रखी हुई है वो नीचे वाली धातु से ज्यादा क्रियाशील होगी और जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देती है उसके लवण के विलयन से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यहां एक एग्जांपल लेते हैं Fe+CuSO4। अब देखना जरा ध्यान से, Fe कहां है, ये रहा Fe, और कॉपर कहां है, यहां। तो Fe कॉपर को हटाना चाह रहा है। Fe किसे हटाएगा, उसकी जगह से कॉपर को। और क्या वो हटा देगा? आप कहोगे कि हाँ सर हटा देगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है? Fe है ज्यादा क्रियाशील, इसका इलेक्ट्रॉन विभव कॉपर से कम है। जिस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होता है वो धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। तो Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, दोनों में जो धातु ऊपर है उसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा और जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा वो धातु उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होगी। तो इसका मतलब Fe कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को हटा देगी उसकी जगह से, और हटा देगी तो बन जाएगा FeSO4 और कॉपर हो जाएगा बेघर, हटा दिया इसे। तो अब यदि कोई कहता हो कि सर कॉपर का रिएक्शन आप FeSO4 के साथ करा दो ना, तो भी तो हो जाएगा रिएक्शन। तो जब कॉपर Fe को हटाना चाहेगी तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है और Fe है ऊपर, तो नीचे वाली धातु तो कम क्रियाशील होती है ऊपर वाली धातु के मुकाबले। और जब नीचे वाली धातु कम क्रियाशील है तो नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके लवण के विलयन से नहीं हटा सकती। तो यहां हम लिखेंगे नो रिएक्शन।
क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है और Fe से कम क्रियाशील है, तो Fe को कैसे हटा देगी? ठीक है, एक चपरासी प्रधानाचार्य को कैसे सस्पेंड कर देगा? नहीं कर सकता। अब देखो, सुनो मेरी बात, आपको पता चल गई धातुओं की क्रियाशीलता। नंबर 2, दूसरा उपयोग बताता हूं। धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी, पर यह चीज मेरे ऊपर उधार थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगी और कौन सी धातु नहीं हटाएगी। हमें ऐसा पता चलेगा कि हमें इस हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को तो हटा ही देगी, पक्की बात है, हाइड्रोजन को तो विस्थापित कर ही देगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो धातु है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु अम्ल से क्या करती है? हाइड्रोजन को क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। मुक्त करने का मतलब विस्थापित कर देती है, अर्थात हटा देती है। नीचे वाली धातु नहीं हटा सकती। मान लो मैं कह रहा कि कॉपर हाइड्रोजन को हटाना चाहती है, तो कॉपर हाइड्रोजन को कैसे हटा देगी? कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है, और नीचे है तो कम क्रियाशील है, तो किस तरह हटा देगी? नहीं हटा सकती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये रिएक्शन आती है Zn प्लस H2SO4। H2SO4 अम्ल है ना, तो जिंक को चेक करो, ये रहा जिंक, हाइड्रोजन से तो ऊपर ही है, हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है और हाइड्रोजन को हटा देगा, उसकी जगह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और ये निकल गई आपकी हाइड्रोजन गैस। हटा दिया है नहीं? अब जैसा जिंक ने कर दिया काम, ऐसे यदि कॉपर करने की कोशिश करें, कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा, तो कॉपर को चेक तो कर लो, कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है, और हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। यदि कॉपर इस हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करेगा तो क्या हटा पाएगा? नहीं। तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, हम लिखेंगे नो रिएक्शन। यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है, केवल वो धातु ही अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूं, चलो आपको एक चीज और बताता हूं। अधातुओं की क्रियाशीलता, अधातुओं की क्रियाशीलता, अधातुओं की क्रियाशीलता। देखो ध्यान से समझना बेटे, जो बात समझाऊंगा। मैंने आपको एक बात बताई कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु तो वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो ऊपर होती है, पर अधातु का चक्कर है उल्टा। अधातु वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो नीचे होती है। अधातु, ये जो डॉट लिखा ना, इससे ऊपर तो सारी धातुएं हैं और इससे नीचे हैं अधातु। तो यदि कोई मेरे से पूछता है कि फ्लोरीन ज्यादा क्रियाशील है या क्लोरीन, तो मैं कहूंगा फ्लोरीन ज्यादा क्रियाशील है। फ्लोरीन 7वें वर्ग का, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए 7 निकाल लेगा या 1 लेगा? 1 लेगा ना। जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन लेने की है वो धातु होता है या अधातु? अधातु होता है ना। तो ये सारे अधातु हैं चारों। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा क्रियाशील अधातु है? आप कहोगे कि सर जो नीचे है। अधातु में तो छांटना चाहिए नीचे वाला, और धातु में छांटना चाहिए ऊपर वाला। आ रहा समझ में बात? तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो अधातु है, नीचे वाली अधातु, नीचे वाली अधातु क्या होती है? नीचे वाली अधातु होती है अधिक क्रियाशील। नीचे वाली अधातु होती है अधिक क्रियाशील। जो अधातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है वो ही ज्यादा क्रियाशील होगी। धातु ऊपर वाली ज्यादा क्रियाशील, देखो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील। धातु में ऊपर वाला छांटना है, अधातु में नीचे वाला। अधातु तो 4 ही है हमारे कोर्स में, इन्हें तो याद रख लोगे आप। नीचे से ऊपर को ध्यान रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फूल कली बाहर आई, FCl बाहर आई, कैसे याद रख लो चाहे। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से। मान लो मैं आपको कहूं, एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास फ्लोरीन है F2 और उसका रिएक्शन करना है KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के।
तो फ्लोरीन इन दोनों Cl को हटाएगा। देखो F तो Cl को हटा देगा ना, क्योंकि अ धातु तो नीचे वाली ज्यादा क्रियाशील होती है। F Cl को हटा देगा तो KF ये बनेंगे पोटेशियम फ्लोराइड के दो अणु प्लस दोनों Cl बेघर हो गए तो Cl2 गैस बन जाएगी। और यदि मैं इसका उल्टा करूं, मैं आपको कहूं कि मेरे पास आयोडीन है, आयोडीन I2, और इसका रिएक्शन करना है मुझे KCl के साथ। KCl के दो अणु ले लिए, तो मुझे बताओ आयोडीन दोनों Cl को हटा पाएगी क्या? दोनों आयोडीन दोनों Cl को हटा देंगे क्या? आयोडीन ऊपर है, Cl नीचे है, और अ धातु में तो नीचे वाली अ धातु ज्यादा क्रियाशील होती है। Cl तो I को हटा सकता था, पर I Cl को नहीं हटा सकता, तो यहां आप लिखोगे नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। बताओ समझ में आ रही क्या बात? जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो बेटे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कहा है निम्न इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए। Ba का इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है -2.90, Mn का दे रखा है -1.18 वोल्ट, वोल्ट में है सारे, Fe का दे रखा है -0.44 वोल्ट, और कॉपर का दे रखा है +0.34 वोल्ट। देखो ये जीरो है ना, तो इससे नीचे वाले सारे प्लस के होते हैं, इससे ऊपर वाले सारे माइनस के होते हैं, ये जीरो होता है हाइड्रोजन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट माना जाता है। तो हमें बनानी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर वो इलेक्ट्रोड रखा जाता है या वो तत्व रखा जाता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम हो। इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव किसका है? इसी का, ये Ba का। तो सबसे ऊपर तो हम Ba को रखेंगे, क्योंकि -2 तो सबसे छोटा है। उसके बाद Ba के बाद किसे रखेंगे? Ba के बाद रखेंगे हम, नीचे की तरफ लिखना चाहिए वैसे, पर इसके बाद हम रखेंगे -2 से बड़ा है -1, Mn को रखेंगे, और Mn से बड़ा क्या है? माइनस का है, यही है Fe है -0.44, और उससे बड़ा वो प्लस वाली संख्या है। तो ये बन गई हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। या आप इन्हें ऊपर से नीचे भी रख सकते हो, Ba के नीचे Mn, फिर Fe, फिर Cu। तो आपको इन्हें रखना है इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में, क्योंकि ऊपर वाले का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है, नीचे जैसे जैसे आओगे इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता रहता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हो आप इसे, E0। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहा है ABCD को घटती सक्रियता के क्रम में रखिए। ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता घटती है, सक्रियता क्रियाशीलता को ही कहते हैं। तो सबसे ऊपर जो रखा जाएगा उसकी सक्रियता या क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ऊपर जो होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा, क्योंकि हम जब सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा, और सबसे कम ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का। माइनस का 1 सबसे छोटा है, माइनस के 0.5 से छोटा माइनस का 1.36 है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील तो इसमें D है। ठीक है, सबसे ऊपर तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में D रखा होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है, और D के बाद आएगा ये माइनस वाला दूसरा B, और इसके बाद प्लस में आ जाओ, प्लस का ये तो है 0.14 और ये है 0.4, तो इसके बाद रखा होगा C, और उसके नीचे रखा होगा A। ठीक है, इन्होंने कहा था घटती सक्रियता के क्रम में रखिए। घटती सक्रियता का क्रम विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम ही होता है। ठीक है, तो हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दी, जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है उसे सबसे पहले रख दिया, उससे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, और सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रोड विभव है A का। ठीक है, तो घटती सक्रियता का क्रम यह है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट में डूबी लोहे की कीलों पर तांबा क्यों जमता है? देखो मैं बताता हूं भाई, आपके पास लोहे की कीलें हैं Fe, और आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में इन्हें डुबा रखा है। लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर को देख लो ये रहा, और Fe को देख लो ये रहा। तो ऊपर कौन है? Fe ऊपर है, तो कॉपर को उसके लवण के विलयन से हटा देगा, और हटा देगा तो क्या बनेगा? FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा, और कॉपर हो जाएगा अकेला बेघर। और जब कॉपर अकेला बेघर हो जाएगा तो लोहे की कीलों के ऊपर ही तो जमता फिरेगा वो। फिर जब वो कॉपर अलग हो गया तो लोहे की कीलों के ऊपर कॉपर ही जमेगा, और क्या होगा जब वो अलग हो गया। तो इससे हमें पता चला कि Fe अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और जब कॉपर हो जाता है अकेला अलग बेघर तो इसी कारण वो लोहे की कीलों पर जमने लगता है। आप लिखना चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, चूंकि Fe अधिक क्रियाशील होने के कारण, Fe अधिक क्रियाशील, क्रियाशील की जगह आप सक्रिय भी लिख सकते हो, होने के कारण। क्यों है अधिक क्रियाशील? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव Fe का कॉपर से कम है,
या फिर आप कह सकते हो कि Fe विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर रखा हुआ है, ऐसा भी कह सकते हो। क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, कॉपर को हटा देता है या विस्थापित कर देता है, हटा देता है या विस्थापित कर देता है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिख लो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर जिंक नाइट्रेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्यों? देखो मैं बताता हूं। जब आप कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करोगे, AgNO3 के साथ, AgNO3 के 2 अणु लेने पड़ेंगे हमें, चाहे तो 2AgNO3 लिख दो या 2 बार AgNO3 लिख दो, क्योंकि कॉपर की संयोजकता 2 होती है और इसकी 1, तो अकेला कॉपर दोनों सिल्वर को हटाने की कोशिश करेगा। Cu और Ag, ये तो Ag है और ये है Cu, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu ऊपर है तो Ag को तो हटा ही देगा, पक्की बात है, क्योंकि Ag से ज्यादा क्रियाशील है, और हटा देगा तो कॉपर अकेला इन दोनों की जगह ले लेगा। तो आप 2 बार NO3 ना लिख के NO3 का होल ट्वाइस लिखोगे, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और ये Ag हो जाएगा अलग। बताओ, अब मुझे यूं बताओ कि कॉपर ने सिल्वर को क्यों हटाया, तांबे ने चांदी को क्यों हटाया? कारण आप दे सकते हो, क्योंकि कॉपर सिल्वर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील होता है या अधिक क्रियाशील है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबा ऊपर है ना चांदी से, तो चांदी से तो ज्यादा क्रियाशील है, चांदी को हटा देगा। जबकि ये यूं कह रहे कि चांदी जिंक को नहीं हटा सकती। आपके पास चांदी है Ag, 2Ag लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी संयोजकता 1 है, और जिंक नाइट्रेट। यदि हम इस रिएक्शन को देखें करने की, तो ये दोनों सिल्वर इस अकेले जिंक को हटाएंगी, क्योंकि सिल्वर की संयोजकता तो 1 होती है, जिंक की होती है 2। तो सिल्वर जिंक को हटा पाएगा या नहीं? सिल्वर तो ये रहा, इसे हटाना किसे, जिंक को। देखो तो ये इसे हटा देगा क्या? नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि ये बहुत नीचे है इससे, और जिंक के मुकाबले बहुत कम क्रियाशील है, और जिंक के मुकाबले कम क्रियाशील है तो जिंक को हटा ही नहीं सकता। तो हम यहां लिखेंगे नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कारण लिखेंगे चूंकि सिल्वर कोमा जिंक से बहुत कम क्या है, क्रियाशील, बहुत कम क्रियाशील है या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंक नाइट्रेट की जब सिल्वर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो सिल्वर नाइट्रेट और जिंक बनता है, यह अभिक्रिया संभव है या नहीं? देखो, जिंक यहां Zn को हटाने की कोशिश कर रहा, ठीक है, क्या सिल्वर जिंक को हटाने की कोशिश कर रहा, सिल्वर तो ये रहा और जिंक ये रहा। सिल्वर जिंक को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को ही हटा सकती है, नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को नहीं हटा सकती, क्योंकि नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है और ऊपर वाली धातु होती है अधिक क्रियाशील। तो यह रिएक्शन संभव नहीं है, तो हम लिखेंगे संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? कारण पता चल गया, क्योंकि अभिक्रिया संभव क्यों नहीं है, क्योंकि विद्युत, ऐसे भी लिख सकते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर जिंक से नीचे है, और सिल्वर जिंक से नीचे है तो जिंक से कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील है तो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो जरा अगला क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन है और इस कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, इसके जलीय विलयन का रंग नीला होता है क्योंकि इसमें होते हैं Cu डबल पॉजिटिव आयन। कॉपर सल्फेट में Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ये SO4 डबल नेगेटिव आयन होते हैं, तो Cu डबल पॉजिटिव आयनों के कारण ही इसका रंग नीला होता है। पर जब आप इसमें लोहे की कील डाल देते हो, एक बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन है जो नीले रंग का है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में नीले रंग के Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। आपने उसमें लोहे की कील डाल दी तो लोहे की कील लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। देखो ढूंढो, ये तो लोहा है और ये है तांबा कॉपर, तो लोहा तो तांबे को हटा देगा ना, और हटा देगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा
FeSO4 और कॉपर हो जाएगा अलग। अब ये जो FeSO4 है ये है रंगहीन, इसमें कोई विशेष रंग नहीं होता है। और ये था नीला, किसके कारण था नीला? Cu डबल पॉजिटिव आयनों के कारण। तो आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग लोहे की कील डालने से इसलिए गायब हुआ क्योंकि अब कॉपर सल्फेट लोहे के कारण फेरस सल्फेट में बदल गया है जो रंगहीन है। समझ में आई क्या बात आपको? आप लिख सकते हो चूंकि FeCu से अधिक क्रियाशील, Cu से अधिक क्रियाशील, Cu से अधिक क्रियाशील होने के कारण CuSO4 से Cu को हटा देता है या फिर आप लिख सकते हो विस्थापित कर देता है, यह कारण है इसका। और जब फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट था तो नीले रंग का होना ही था, फेरस सल्फेट बन गया तो उसमें Cu डबल पॉजिटिव आयन नहीं है तो नीले रंग का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? देखो ये कॉपर की छड़ है और ये है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 के 2 अणु लूंगा क्योंकि सिल्वर की संयोजकता यहाँ 1 है जबकि कॉपर की 2 है। ठीक है, इसका रंग होता है रंगहीन, कोई कलर नहीं होता सिल्वर नाइट्रेट का, पानी जैसा होता है। अब क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर को देखो ये रहा और सिल्वर को देखो ये रहा, तो कॉपर ऊपर है सिल्वर से, ऊपर है तो कॉपर सिल्वर को उसके लवण के विलयन से हटा देगा और ये कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस और दोनों सिल्वर हो जाएंगे अलग। ठीक है, अब इसमें Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं और जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। तो जब सिल्वर नाइट्रेट था तो रंगहीन था विलयन, जैसे ही आपने तांबे की छड़ डाल ली या तांबे के टुकड़े डाल ले तो तांबे ने चांदी को उसके जगह से हटा दिया और तांबे का नाइट्रेट बन गया और तांबे के नाइट्रेट में तांबे के 2 इकाई धनावेश वाले आयन होंगे जिनका रंग नीला होगा। इसी कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम ठंडे पानी से क्रिया कर लेता है जबकि मैग्नीशियम गर्म पानी से ही क्रिया करता है। इसका कारण पता क्या है? देखो सोडियम को देखो और मैग्नीशियम को देखो, तो बताओ विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम ऊपर है ना, और सोडियम ऊपर है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कम है और इसका इलेक्ट्रोड विभव कम है तो ये ज्यादा क्रियाशील है। तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील है इसलिए ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेगा और सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम कम क्रियाशील है इसलिए वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, गर्म पानी से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कारण लिखोगे चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होने के कारण, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होने के कारण सोडियम अधिक क्रियाशील होता है। सोडियम अधिक क्रियाशील होता है। सोडियम अधिक क्रियाशील होता है जबकि मैग्नीशियम नीचे होने के कारण, मैग्नीशियम नीचे होने के कारण कम क्रियाशील होता है। नीचे होने के कारण कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है। तो जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है और ज्यादा क्रियाशील है तो ठंडे पानी से रिएक्शन कर ही लेगा। जो नीचे है वो कम क्रियाशील है इसलिए ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं कर पा रहा, गर्म पानी से रिएक्शन करेगा। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है।